हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे हिस्ट्री यानी एनसीईआरटी की हिस्ट्री पुस्तक को डिटेल से पढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास 12 की पुस्तक है और हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास 12 की हिस्ट्री की जो भी लेसन है उनको एक एक लेसन को एक एक वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से हम भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन सारी पुस्तकों का भी ये सीरीज लेके आएंगे। तो एनसीईआरटी सीरीज में ये पार्ट वन है। और इस ये हमारा यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एनडीए, एसएससी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम देंगे, वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका हिस्ट्री को। सबसे पहले सिलेबस को हम देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री के भाग 1 में इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग है। एक में हमारा आता है एंशियंट हिस्ट्री, एक में हमारा आता है मिडिवल हिस्ट्री, और फिर हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो भाग 1 में हमारा क्या आएगा? एंशियंट हिस्ट्री। भाग 1 में एंशियंट हिस्ट्री आएगा। इसमें कितना लेसन है? देखिए, पहला हमारा है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। और विषय 2 यानी दूसरा लेसन है राजा, किसान और नगर। तीसरा लेसन हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। ये 4 लेसन है हमारे एंशियंट हिस्ट्री में। तो ये चारों लेसन को सबसे पहले आज हम देखेंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ को ही हम आज देखेंगे। तो इसको हम आज ये वाला चैप्टर हम देखेंगे। भाग 2 में देखिए, भाग 2 में पहला हमारा यात्रियों के नज़रिए, ये हमारा होता है मिडिवल हिस्ट्री। कौन सा हो जाता है? मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। दूसरा है भक्ति, सूफी परंपराएं। और तीसरा लेसन है एक साम्राज्य की राजधानी यानी विजयनगर। और चौथा है किसान, जमींदार और राज। और पांचवा है राजा और विभिन्न वृत्तांत। तो ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री में है। फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में यानी पार्ट 3 में हमारा आता है उपनिवेश और देहात, विद्रोही और राज, औपनिवेशिक शहर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण। यानी कुल हमारा भाग 1, 2, 3 में कुल मिला के हमारा 15 विषय यानी 15 लेसन है। कुल 15 लेसन है। आज हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री। कौन सा? एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। देखिए, विषय हमारा एक है यानी लेसन एक पहला है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। और ये हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। देखते हैं। देखिए, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता तक के मोहरे हैं, देखिए ये हमारा मोहर है ना, इस मोहरे पे ये मोहर हमारा बना है सेलखड़ी पत्थर से। किससे? सेलखड़ी पत्थर से। और ये सेलखड़ी पत्थर से बना है। और इस पे जो लिपि लिखा है यानी जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, ये जो लिखा गया है इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको पढ़ा नहीं जा सका है। फिर हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गई पुरावस्तुओं जैसे अनेक आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, और अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी पहलू बदलाव आ जाते हैं। आगे हम इसको देखते हैं। देखिए, परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल यानी सिंधु सभ्यता के स्थान क्या है, काल क्या है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी पुरावस्तुओं की ऐसे समूह यानी पुराने जमाने के ऐसे समूह जो एक ही समय यानी एक ही टाइम पीरियड हमारा एक हो और हमारा प्लेस यानी स्थान भी एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? संस्कृति कहा जाता है।
के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। यानी पुरावस्तु में क्या क्या हमारा मुहर है, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक हैं और पकी हुई ईंटें हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, यानी इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण जो है वो हड़प्पा नामक स्थल से किया गया। हड़प्पा नामक स्थल से किया गया जो पाकिस्तान में है। हड़प्पा नामक स्थल को ही सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसके नाम पर ही इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसका जो काल है यानी इसका समय है जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी इसमें ज़्यादा विवाद रहता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 2600 से 1900 से ईसा पूर्व इसकी जो काल अवधि है, ठीक है। इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिनका क्रम से आरंभिक तथा पर्वतीय हड़प्पा कहा जाता है। यानी इससे हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कुछ संस्कृतियाँ थीं जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें पर्वतीय हड़प्पा कहा जाता था, जिन्हें आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है। और इस सभ्यता के बाद भी सभ्यता थी जिसको पर्वतीय सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान है। ये हमारा मैप है। मैप में ये कुछ स्थान है जैसे हमारे ये हमारा धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है और नागेश्वर है, कालीबंगन है, बनावली है, राखीगढ़ी, मिठाथल, मांडा और ये हमारा हड़प्पा है। देखिए यहाँ पे हड़प्पा हमारा है ना, हड़प्पा इसी के नाम पे हमारा हड़प्पा संस्कृति पड़ा है। गवेरी वाला है, कोटदीजी है, चनहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, बालाकोट है, सुतका गेंडोर है। ये सब हमारे प्रमुख स्थल हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और हमारा लोथल, धौलावीरा। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, इनको देखिएगा। और ये हमारा मांडा है, ये सबसे उत्तरी स्थल यानी सबसे उत्तर में हमारा मांडा है जो हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। इसको इंग्लिश में BC और बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। कभी कभी आप इसे पहले AD हिंदी में लिखा पाते हैं, हिंदी में ईस्वी भी लिखा पाते हैं, तो इसको AD कहा जाता है, AD एनो डोमिनी, ठीक है। इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया, यानी AD की जगह CE और BC की जगह पे हमारा BCE का प्रयोग किया जा रहा है। BCE का प्रयोग हमारा किया जाता है। BC के जगह हमारा CE, इसको कहा जाता है कॉमन एरा। क्या कहा जाएगा यहाँ पे? C का अर्थ होता है कॉमन एरा तथा BC का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्यतः हो गया है। कॉमन एरा का प्रयोग हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईसवी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी हमारा इसमें जो समय दिया है वो BCE यानी ईसा पूर्व दिया है, ईसा पूर्व, और हमारा ईसवी दिया है। क्या दिया है? ईसवी दिया है। अब ये ईसा पूर्व ईसवी है क्या, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए, जब हमारा जैसे मान लीजिए आज हमारा 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2024। तो 2024 आखिर कहीं न कहीं से शुरू हुआ होगा। जैसे कभी न कभी आज हमारा है 11/5/2024 यानी 11 मई 2024 है। तो ये कभी न कभी 1 तारीख
एक महीना यानी पहला तारीख, पहला महीना और सन एक था। तो इसमें हमारा यानी इसको हम जीरो मान लेते हैं, और जीरो को ही हमारा ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका? ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। और इनके समय से आगे यानी आगे जब हम आएंगे तो इसको बीसी कहा जाता है, सॉरी ईसवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसवी, ईसवी कहा जाता है। और इनके पहले जो भी जगह थे यानी इसके पहले भी कोई काम था तो इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पूर्व। और हड़प्पा सभ्यता यानी इस हड़प्पा सभ्यता जो है वो ईसा मसीह से 2600 साल पहले की है। यानी आज जोड़ा जाए तो आज देखा जाए तो 2600 और प्लस 2000 तो ये हो जाएगा हमारा 4600 साल। यानी हड़प्पा सभ्यता को कितना हो गया? 4600 साल हो गया। 4600 साल हमारा हो गया हड़प्पा सभ्यता को। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए आरंभ होता कहाँ से? ये आरंभ होता हड़प्पा सभ्यता का कि हड़प्पा इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। हमने बताया था ना, ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली, किससे? मृदभांड शैली से संबंधित थी, तथा इनके संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी इस समय पशुपालन, कृषि और शिल्पकारी भी होती थी। आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार के संरचना लगभग नाक के बराबर होता है। यानी छोटे छोटे संरचना बनाए जाते हैं, बड़े बड़े आकार के वस्तुएं नहीं बनाए जाते हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाके में जलाए जाने के संकेत तथा कुछ स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता में के बीच क्रम भंग था। यानी क्रम भंग का मतलब वो लगातार नहीं थे, उनके बीच कुछ न कुछ अंतर था। यानी जो आरंभिक हड़प्पा थे और जो हड़प्पा सभ्यता थी इनके बीच कुछ न कुछ समय का अंतर था। ठीक, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुल स्थल कितने पाए गए हैं यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया बस्तियों की कुल संख्या हिंद में 106 है, चोलिस्तान में 239 है। चोलिस्तान क्या है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कितने थे? 52 सिंध में, और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा सभ्यता कितने थे? 65 थे सिंध में, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ कितनी? 43 थी, इसमें 132 थे। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा सभ्यता सिंध में 39 और चोलिस्तान में 33 थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल। दूसरा देखते हैं निर्वाह के तरीके, यानी वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। यानी जो हमारा विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, यानी जहां विकास ज़्यादा हुआ था वहां पे पहले हड़प्पा कुछ न कुछ संस्कृतियां थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। यानी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इन दोनों में जीवन निर्वाह के कुछ न कुछ समान तरीके होते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। यानी वो मछली का खाते थे और पौधे से जो फल होते थे उन फलों को भी खाते। जैसे आज हम लोग खाते हैं ना, फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, ये सब सारी चीज़ उस समय भी लोग खाते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं, जो वनस्पति के यानी जो अब हम आगे देखते हैं। इनका अध्ययन कौन करता है? पूरा वनस्पति के विशेषज्ञ करते हैं। हड़प्पा सभ्य स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। यानी इस समय कौन कौन से फसल हो सकते थे हमारे? गेहूं, जौ, दाल और सफ़ेद चना और तिल, ये सब तिल भी होते थे। ये सब पौधे उगाए जाते थे। या और चावल के दाने भी, चावल भी मिले हैं लेकिन ये कम मात्रा में मिले हैं। चावल की खेती कम मात्रा में होती थी, तो इसके जो अवशेष है वो कम मिले हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी शामिल हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता से
भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां मिली हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। यानी उस समय कौन कौन से जानवर पालतू थे? उस समय हमारे थे भेड़, बकरी, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब आज भी हमारे पालतू जानवर हैं। सूअर, ये सब क्या है? ये सब आज भी हमारे पालतू जानवर हैं। तो उस समय भी ये सारी चीज़ें होती थी। और जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सूअर, वराह को कहा जाता है सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। अभी हमने आगे देखा ना कि ये सब मछलियां भी खाते थे, यानी मछली और पेड़ों से प्राप्त फल को भी खाते थे और इनके पशुपालन भी करते थे। तो ये जानवर हमारे पशुपालक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कृषि में कौन कौन से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। यहाँ पे देखिए एक हमारा चित्र दिया गया है। ये क्या है? ये पकी मिट्टी से बना वृषभ, वृषभ मतलब होता है बैल। क्या है? ये हमारा बैल है, ये मिट्टी से पका हुआ बैल है। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, यानी बैलों के बारे में जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता था? बैल को। आज भी बैलों का प्रयोग होता है ना। और साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, बनावली कहाँ है हमारा? ये हमारा बनावली हरियाणा में है, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, ये कहाँ है? राजस्थान में एक स्थान है, नामक स्थल पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य हमारा कहाँ मिला है? कालीबंगन में। कहाँ पे? कालीबंगन में। आरंभिक हड़प्पा शत्रु संबंध, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई विद्यमान हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविद ने फसलों की कटाई के प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु औजारों का भी प्रयोग किया करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थी, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतगोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है। पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। प्राचीन नहरें बहुत ही पहले गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए किया जाता था। यानी कृषि के लिए किससे किया जाता था? माना जाता है कि कृषि के लिए कुओं का प्रयोग किया जाता था। किसके? कुओं का प्रयोग किया जाता था। और धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा में जलाशय थे, जलाशय यानी तालाब, इनसे भी कृषि की जाती थी। संभवतः इनसे भी कृषि की जाती थी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसके बारे में जान सकें कि हाँ, हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की गई है। इसमें हम सारी विषयों की सीरीज लाएंगे। फिर है पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाए, यानी पुराने वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। यहाँ पे देखिए कुछ धातु के औजार दिए गए हैं। ये सारा चीज़, ये भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यानी पत्थर, धातु और मिट्टी से जो खाना बनाने वाली चीज़ें थी उनसे बनाया जाता था। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। साधारणतः निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। यानी ये हमारा देखिए चक्की है ना, ये क्या है? चक्की, जिसको हम गांव में या वैसे कहा जाता है सील बट्टा। तो ये सील बट्टा उस समय बहुत ज़्यादा की संख्या में मिली है। ये हमारा सील है, बट्टा है, ठीक। और ये अवतल होती थी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ये हमारा
इस तरह की आकृति की होती थी। तो निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में माना जाता है कि इसको ज़मीन में या मिट्टी में जमा कर रखा जाता था, जिससे हिलने से इसे रोका जा सके, हिलने से इसको रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरे वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया था, तथा हमारे बावर्ची यही पत्थर रसोई में प्रयोग के संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, यानी अर्नेस्ट मैके ने ये सारी चीज़ लिखा है, और इसमें लिखा है कि जो हमारे सील बट्टे हैं वो दो तरह के होते थे, ठीक। एक का प्रयोग तरी या सालन बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए उसको और ये जो बट्टे हैं, सील बट्टे हैं, उनकी संख्या कई मिली है। यहाँ पर देखिए धौलावीरा में मिला जलाशय, ये जलाशय है, यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से सिंचाई होती थी। इससे क्या होती थी? सिंचाई होती थी। आगे देखते हैं। देखिए हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। यहाँ पर दिया ना, एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थे, उनको माना जाता है कि पहला नगर था, ठीक है, पहला शहर था, इसको इसलिए कहा था पहला शहर था। और देखते हैं, हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। यानी मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, और सबसे पहले खोजा कौन गया था? हड़प्पा स्थल। कौन सा? हड़प्पा। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक और बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। यानी जो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक ऊंचा पर बनाया जाता था, एक नीचे बनाया जाता था, ठीक। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? दुर्ग और निचला शहर। यानी जो ऊपर था, जो ऊंचाई पर बना था, उसको कहा जाता था दुर्ग, और जो नीचे बना होता था उसको कहा जाता था निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह बताया है कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थीं। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहरों से अलग किया गया था। यानी जो दुर्ग था, जो ऊंचाई पर शहर बसा हुआ था, उसकी बाउंड्री की गई थी, यानी चारों तरफ ईंटें से दीवार चढ़ाया गया था, ठीक। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी खोदा होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों की, अर्थात बहुत बड़े पैमानों पर श्रम आवश्यकता पड़ी होगी। पर चबूतरों की यथास्थान स्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतर पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। यानी जो इस समय ईंटों का प्रयोग किया गया था, वो धूप में सुखाकर और भट्ठों में जलाकर, यानी भट्टों में उसको पकाकर किया गया था, ठीक है। आज भी भट्टी में उसको पहले धूप से सुखाया जाता है, फिर उसको भट्टी में पकाया जाता है, पकाकर बनाई। एक निश्चित अनुपात की होती, जो ईंटें होती थी वो उनका एक निश्चित आकार होता था, एक सभी जगह जो ईंटें होती थी वो बराबर होती थी। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी 2 गुनी होती थी। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4, यानी जो लंबाई थी वो ऊंचाई की 4 गुनी होती थी, और जो चौड़ाई होती थी वो 2 गुनी होती थी, ठीक है। इस प्रकार के सभी ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग लाई गई। इन सभी प्रकार की ईंटें एक समान थी। हड़प्पा सभ्यता में सभी तरह की ईंटें एक समान थी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1865 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थलों से ले जाए गए ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त
थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो की कई बेहतर संरक्षित था। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं कि उस समय जब हमारा ब्रिटिश शासन था तो यहाँ से हड़प्पा स्थल से कई ईंटों को वो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उठा ले गए थे, और इसकी जो लंबाई थी 100 मील की दूरी बनाई गई थी। जो ईंटें थी उनसे 100 मील लंबी पटरी बनाई गई थी। इतना सारा ईंटों का उन्होंने प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दुर्ग है, ये हमारा दुर्ग है, ये हमारा निचला शहर है। ठीक है, ये हमारा दुर्ग और निचला शहर है। इसमें ये सारा क्षेत्र बना हुआ कैसे किसकी संरचना होती थी। ठीक है, ये नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों को संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करवाई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए DKG उत्तरी हिस्सा, DKG दक्षिणी हिस्सा, यानी जो ब्रिटिश खोजने गए थे, जो पुरातत्वविद खोजे गए थे, उन्हीं के नाम पे इनका जो क्षेत्र वो रख दिया गया। DKC, खाई, DKB, इन सब क्षेत्र का नाम रख दिया गया। ये हमारा दुर्ग है और ये हमारा निचला शहर है। ये इसका मैप है। अब देखते हैं नालों का निर्माण, यानी नालों का निर्माण कैसे हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी माना जाता है कि उस समय का जो जल निकास प्रणाली थी वो आज से बेहतर थी। जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो आज से बेहतर थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे सड़कें नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी ये हमारी जैसे नालियाँ होती थी और ये हमारी इधर से नाली होती थी। ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और फिर इनके अगल बगल आवासों का निर्माण, यानी और यहाँ पर अगल बगल क्या होता था, यहाँ पर ऐसे से घर बनाए जाते थे। ठीक, इन बगल में घर बनाए जाते थे। आज देखो चाहे जहाँ कोई भी आज घर बनाया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। यदि घरों के गंदा पानी को नालियों गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था तो प्रत्येक घर का कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी सभी घर का एक दीवार नाली से सटा हुआ था। ठीक, अब देखते हैं दुर्ग के बारे में। इसमें देखते हैं ये हमारी एक नाली है। देखो मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। ये हमारा देखिए यहाँ पे एक पुरातत्वविद खड़े हैं, ये इसके प्रवेश द्वार है। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजित विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों में दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर ऊंचाई पर बना हुआ था। वही चीज़ जो दुर्ग था वो हमारा पश्चिमी हिस्से में था। कहाँ था, पश्चिमी हिस्से में था। और जो निचला शहर तो हमारा पूर्वी हिस्से में था। ठीक, पूर्वी हिस्से में था। और इसके दुर्ग के चारों तरफ क्या होते थे, किलेबंदी होते थे, और निचले शहर में भी किलेबंदी किया जाता था। आगे देखते हैं गृह स्थापत्य, यानी घर की स्थापत्य कला कैसी थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना बनाने, पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, आमतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। ठीक है, अब देखते हैं गृह स्थापत्य के बारे में। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं,
इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना होता था, यानी हर घर में ईंटे के फर्श बने होते थे। सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी वो घर। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले मिले थे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें से बाहर से आया जा सकता है और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। यानी माना था कि सभी घर में कुआं होता था, यानी प्रत्येक घर में क्या होता था, कुआं होता था। और यहाँ पे देखिए हमारा एक घर का संरचना दिया गया है, कैसे घर को बनाया जाता था। ठीक है, ये हमारा देखिए प्रवेश द्वार है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे आया जाता है, इसमें है, फिर यहाँ से फिर ये ऐसे, इसी तरह से हमारा पूरा गृह स्थापित होता था। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, यानी मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। यानी जो नालियाँ थी वो, जैसे मान लीजिए हमारा नाली है, अब नाली को ढक दिया जाता था, एक ईंटों से ढक दिया जाता था और ईंटों को फिर बाद में साफ करने के लिए हटा दिया जाता था। और बीच में हमारा गाद जमा करने, यानी कूड़ा करकट जमा करने के लिए उसको गड्ढा कर दिया जाता था और जाके जितना भी कूड़ा करकट होता था इसी गड्ढे में रुक जाता था और जो पानी होता था वो बाहर चला जाता था। बाद में इसको गड्ढे को फिर साफ कर लिया जाता। तो इस तरह से हमारा बनाया गया था। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी शामिल थी, यानी ये गाँवों में छोटी छोटी बस्तियों में भी इस तरह के नालियों का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। अब देखिए दुर्ग को फिर से देखते हैं। अब दुर्ग क्या है? दुर्ग पर एक ऐसी संरचना के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं। यानी जो दुर्ग में है वो ईंटों और लकड़ियों से बनाए गए थे, लेकिन लकड़ी वाले जो संरचना थे वो नष्ट हो गए थे। और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार, यानी नहाने के लिए जैसे आज स्विमिंग पूल होता है ना, तो उसको स्विमिंग पूल को स्नानागार भी कहा जाता था। तो स्नानागार यहाँ इस दुर्ग में बनाए गए हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों जमा कर तथा जिप्सम की गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था, जिसके तीनों ओर कच्छ बने होते थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नालों में बह जाता था जिसके ऊपर एक बड़ी गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना होती थी। इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने होते थे, एक नाले में मिलती थी। यानी जो हमारा दुर्ग है वहाँ पे एक विशाल स्नानागार ऐसे बना था और यहाँ पे उत्तरी दिशा में, यानी ये हमारा उत्तरी दिशा है, यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ी बने होते थे। ये हमारा उत्तरी दिशा है, तो यहाँ पे उतरने के लिए क्या बने होते थे? सीढ़ियाँ बने होते थे। और इसके किनारे किनारे क्या होता था? रूम, कमरे, 3 किनारे पे इसके कमरे बने होते थे। ऐसे ये हमारा कमरा बना होता था। यहाँ पे लोग जाके समाना जाता था कि यहाँ पे जाके लोग कपड़े बदलते थे, यहाँ रहते थे। यहाँ पे ऐसे बना होता था। और दक्षिण किनारे हमारे कुआं, यहाँ से हमारा पानी आता था। ठीक है, इस तरह से हमारा कुआं बना होता था, यहाँ से हमारा पानी होता था, फिर यहाँ से दक्षिण की तरफ हमारा नाली के माध्यम से पानी निकल जाता था। ठीक, तो ये हमारा स्नानागार की संरचना हो गई। दुर्ग में क्या थे? स्नानागार थे। अभी हम लोग आगे अगले पार्ट में हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इससे संबंधित हम प्रश्न भी देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं। अब देखते हैं समाधान। समाधान का मतलब होता है
कि जो मृत्यु हो जाती थी उसको, डेड बॉडी को, सबको कैसे दफनाया जाता था। ये देखिए, ये हमारा एक तांबे का दर्पण यानी शीशा है, तांबे का शीशा है। पुरातत्व ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति में विशेष रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग, इन्हीं विधियों से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्तियाँ दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थल से मिले सावधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिकनाई की गई थी। क्या विशेषताएं भिन्न संकेत करती हैं, कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, यानी जब मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके साथ आभूषण और मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है आज जो मटका हांडी जानते हो, हांडी को ही मृदभांड कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय उनके साथ आभूषण और मृदभांड दफनाए जाते थे, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जाता है। यानी माना जाता था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी ये इसका प्रयोग करते हैं, आभूषण का और मृदभांड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इनके साथ ये सारा चीज़ दफना दिया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों के साथ आभूषण दफनाया जाता था। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, चेस पर एक प्रकार की मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे में दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृत्यु के साथ, यानी महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ हमारे मृदभांड, आभूषण और दर्पण भी दफनाए जाते थे, ठीक है। ये सब मृत्यु को इसके साथ दफनाए जाते थे ताकि वो मृत्यु के उपरांत भी उसका उपयोग कर सकें। आगे देखते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज, यानी क्या वो विलासिता यानी मौज मस्ती भी करते थे। तो देखिए, सामाजिक भिन्नता की को पहचान की एक अन्य विधि है ऐसी पुरातत्व का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जाता है। इनमें चकिया, मृदभांड, सुई, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तु सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानिक अथवा स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस घिसे हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पका कर बनाया गया कि छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि उनको बनाना कठिन था। ये हमारा फायांस है, इसको किसके किसके बनाया गया था? ये इसको बनाया गया था घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बनाया गया था। तो ऐसा माना जाता था कि ये बहुत महंगा होता था और बनाना कठिन होता था, तो इसको विलासिता की वस्तु माना जाता है, ठीक है, फायांस को। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण फिर या उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करते हैं? यदि हम ऐसी वस्तुओं का वितरण अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी वस्तुओं में केंद्रित हैं और छोटी वस्तुओं में विरले ही मिलती है। यानी जो विलासिता की वस्तुएं थी वो कहाँ मिलती थी? केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलती थी, छोटी बस्तियों में नहीं मिलती। आज भी देखिए शहरों में भी विलासिता की ज़्यादा वस्तुएं गाँव में कम होती हैं। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों में प्रयुक्त होते हैं, अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। कालीबंगन जैसे छोटी वस्तु से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त होते थे, यानी उस समय भी सोना बहुत महंगा होता था। और कालीबंगा जैसे छोटे शहरों से कोई भी विलासिता की वस्तुएं नहीं मिली हैं। यहाँ देखते हैं संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों तथा जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही बने रहते, तब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज नहीं निकालता। यानी वो सामान को, आभूषण को रखने के लिए मटके का प्रयोग किया करते थे और उसमें उनको भरकर रखते थे। आगे देखते हैं
शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चंद हुड़दुड़ों को चिन्हित कीजिए, यानी उस वो मैप में करा। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबे, कांस्य तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। और ये देखिए ये हमारे औजार तथा मनके हैं, ये यहाँ पे देखिए बनाए गए हैं। इसको और आगे देखते हैं। उत्कीर्ण के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। यहाँ पर देखिए मृदभांड बनाए गए हैं ना, मृदभांड पे डिजाइन किया गया है। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं सेलखड़ी थी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है और पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लोग को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते हैं। सेलखड़ी की सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न प्राचीन काल का एक अध्ययन है। पुरातत्व द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नेल का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता है, यानी मनके को आग में पकाकर बनाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर उसे बारीकी से सल का निर्माण निकालकर उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाता था। पत्थर को बड़े बड़े टुकड़ों को आराम से उसको घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। चंद्रजुड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें। ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तु सम्मिलित के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभव है कि चंद्रजुड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक केंद्र तक लाया जाता था। यानी इनका जो इनका निर्माण होता था वो छोटे शहरों में होता था और उनको बड़े शहरों में वहाँ से लेकर आया जाता था। और किससे किससे बनाया जाता था? पत्थर से बनाया जाता था, ठीक, शंख से बनाया जाता था, शंख से बनाया गया था, सेलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे और मिट्टी से भी, पकी मिट्टी से भी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक। तो इन सब का प्रयोग करके जो मनके थे, बाट थे, वो ये सब बनाए जाते थे। अब देखते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की रही है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्व सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, माल, औजार, अपूर्ण वस्तु, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटा टुकड़ों के कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहर शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी क्या करते थे, जो भी पत्थर होता था, जो शंख होते थे, उसको काटते थे और जो उनका छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो एक जगह ले जाके फेंक देते थे कूड़ा करकट के रूप में। और बाद में कभी कभी जो टुकड़ा बड़ा होता था उनसे छोटे पदार्थ भी बना लिए जाते थे, तो उनसे भी हमें उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान से बाहर के मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान्य लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। संभवतः सिंधु तथा इसकी उप नदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता है। यानी मिट्टी के जो बैल मिले हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ उस समय बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। किससे? बैलगाड़ी का प्रयोग करके जो माल होती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था।
उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए बहुत तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल से सुदूर अफगानिस्तान में सुरतुगुई अत्यंत कीमती आने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल जो कार्नियल गुजरात में भड़ौत सेलखड़ी और धातु के स्रोत के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अन्य नीति थी। राजस्थान के खेजड़ी अंचल तथा दक्षिण भारत के जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकाओं में अदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तु ऐसे संपर्क की संकेत करती हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविद ने गणेशर ज्योतिपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशेष मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से बने थे। यहाँ तक कि तांबे की वस्तुओं को असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र से निवासी हड़प्पा समुदाय को तांबा बेचते थे। तो इस यहाँ पे महाद्वीप उपमहाद्वीप से और आगे से यानी दूर दूर से वस्तु सामान कैसे लाई जाती थी, तो इनका क्या किया था। अफगानिस्तान में सुरतुगुई से कीमती आने वाले सबसे अच्छे स्रोत थे इनके लोथल। आगे देखते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे होता था। हाल ही में पुरातत्वविद तात्विक खोज इंगित करता है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लिया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले जो दोनों के साझा संभव की ओर संकेत करते हैं। यानी तांबा माना जाता, तांबा कहाँ से आता था, अरब प्रायद्वीप से। कहाँ आता था, अरब प्रायद्वीप से आता था। संपर्क के और संकेत मिलते विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ी हड़प्पाई मर्तबान के ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ओमानी स्थिति उसे मिला है। एक ऐसी प्रति तरल पदार्थों के रिसाव को रोकता है। हमें नहीं पता कि पात्र में क्या रखा है। हड़प्पा के लोग समान मुहरे लिपि तथा बाट को देखते हैं। ये हमारा हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। मुहरे को लंबे प्रयोग के साथ सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए हमारा ये सील बना है। सील यानी मुहर जो आज कहा जाता है सील मारा गया, तो मुहर को सील के रूप में प्रयोग किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उसकी मुख्य रस्सी से बांधा गया और गांठ पर गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया था। देखिए यहाँ पे दबाया गया है ना, यहाँ पे ये दबा दिया गया है ताकि इस गंतव्य थैले के अपने गंतव्य स्थान पहुंचने पर मुद्रांकन अछूट रहा। तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। यानी अगर ये हमारा जो मुहर है वो सही सलामत रहा तो इसका मतलब है कि जो थैला हो कोई किसी खोला नहीं या कोई छेड़छाड़ी नहीं किया है इसके साथ, तो इसलिए। और आगे अभी ये तो हमारा पार्ट 1 था। आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में बाकी सारी चीज़ें जो बची हैं उनको देखेंगे और हम क्वेश्चन आंसर भी उसमें लेके डिस्कस करेंगे कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों अपने साथियों के पास भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।